एंड एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रैनुअल ऑस्टिन एंड अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। जिसने नहीं देखा, इससे पहले मैं ऑलरेडी 3-4 थिंकर्स पॉलिटिकल प्रोसेस के जैसे रजनी कठौरी, रोडोल्फ एंड रुडोल्फ कवर करा चुकी हूँ एंड ये हमारे 5th थिंकर हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपका PYQ जब आप देखोगे तो इनसे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में और साथ साथ याद करने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ग्रैनुअल ऑस्टिन वाज एन अमेरिकन हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका बहुत काम है, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री भी मिला था 2011 में। ठीक है, किस चीज के लिए मिला था? और फॉर हिज राइटिंग्स। ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स जो थी, इनके आर्टिकल्स किसके बारे में थे? फ्रेमिंग एंड द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थे। देन he then earned a doctorate in modern Indian history from Oxford University. Not so important, बस हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जो बहुत बारी PYQ में रिपीटेड है, वो है ये वाली बुक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, जो उन्होंने लिखी थी 1966 में। ये बुक किसके बारे में? इसकी थीम क्या है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इनकी बुक है, जो अदर फेमस बुक है, जो भी ये वाली भी बुक PYQ में आ रखी है, वो है वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो द इंडियन एक्सपीरियंस, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये दोनों इनकी बुक है। और जो सेकंड बुक है द इंडियन एक्सपीरियंस, वो किस बारे में है? वो जो 1950 से लेकर अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए 1999 तक, ठीक है, क्योंकि ये बुक 1999 में आई थी, तो 1950 से लेकर 1999 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, ऑल दो 50 साल के रिफॉर्म्स, वो उन्होंने इस बुक में बताए हैं। नेक्स्ट इनकी जो लेटेस्ट बुक है, वो है रिट्राइविंग टाइम्स, 2008 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो रिट्राइविंग टाइम्स भी आपको याद रखना है, ये भी मैथ्स फॉलोइंग में एक बारी आ चुकी है। तो ये 3 बुक्स है और ये तीनों बुक्स आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इनके पॉलिटिकल आइडियाज की। और आपको याद रखना है कि इनका ज्यादातर जो काम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है। 90% ऑफ द केसेस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो उसका आंसर ग्रैनुअल ऑस्टिन ही होगा, अगर ऑप्शंस में है तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक इनकी सब थीम है। जैसे थीम्स में बांटते हैं हम अपनी बुक को, तो उनकी एक थीम थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बात बोली, और ये कौन सी बुक में है? कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन जो बुक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन 1966 वाली, उसके अंदर ये बातें उन्होंने मेंशन की। क्या बातें थी? पहला, उन्होंने बोला कि चार टॉप लीडर्स कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? टॉप लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। अब इन चारों की जो टीम थी, नेहरू, पटेल, आजाद और प्रसाद की टीम को उन्होंने ओलिगार्की बोला। तो ये PYQ है, आ सकता है दोबारा से। तो ओलिगार्की क्या होता है, आप सबको पता है, रूल ऑफ फ्यू, कि मतलब जहाँ पे ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इन चारों के पास ही थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज्यादातर डिसीजन यही सब लेते थे, मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला गया ओलिगार्की बाय ग्रैनुअल ऑस्टिन। ये बात आप याद रखना। सेकंड, देयर वर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ लीडरशिप इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 2 तरीके की लीडरशिप क्वालिटीज थी। एक थे पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरे थे टेक्निकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स मतलब वो जो फेस ऑफ द पार्टी है। ठीक है, ज्यादातर मतलब जैसे नेहरू, पटेल, आजाद, राजेंद्र प्रसाद है, अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये सारे क्या है? फेस ऑफ द पार्टी, इनको लोग बहुत जानते हैं। और जो दूसरे लीडरशिप थी, वो थी टेक्निकल लीडरशिप, जो कि मैनेज करती थी, मैनेजमेंट का काम है, टेक्निकल स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, तो वो सारा काम था, टेक्निकल लीडर्स भी थे। ठीक है, तो ये दोनों उन्होंने बताए। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? उसके अलावा उन्होंने बताया देयर वाज अ प्री डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, द पॉलिटिकल लीडरशिप नेचुरली वेस्टेड इन इट्स लीडर। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी थी, वो तो इंडिपेंडेंस से पहले ही आ चुकी थी, और उस टाइम पे इंडिपेंडेंस में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी ऑलरेडी डोमिनेट कर रही थी। प्री डोमिनेट मतलब वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रही थी इंडिपेंडेंस से पहले भी, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, वो उनके कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को मिली, ना कि टेक्निकल लीडरशिप। ठीक है, तो 2 अलग बातें हैं। पॉलिटिकल लीडर्स कौन? जो कांग्रेस में मेन पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, उनको पॉलिटिकल लीडरशिप मिली। और जो बाकी लोग थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनको मिला टेक्निकल काम, यानी कि मैनेजमेंट का, कम्युनिकेशन का, डिसीजंस को इन्फॉर्म करना, इम्प्लीमेंट करना, वगैरह वगैरह। देन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये पहला पॉइंट और ये दूसरा और तीसरा पॉइंट याद रखना।
कि उन्होंने ओलिगार्की किसको बोला और दो तरीके की लीडरशिप किसने बताई है, तो ग्रैनवेल ऑस्टिन ने बताई है। सेकेंडली, ग्रैनवेल ऑस्टिन ने हमको अप्रिशिएट किया था, कि इंडिया को अप्रिशिएट किया था बेसिकली, कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो वो बहुत खुश थे इस बात से कि इसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि इंडिया को टाइमली रियलाइज हो गया कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो इंडिया के लिए सूटेड नहीं है, मतलब वेल सूटेड नहीं है, इल सूटेड है। तो इंडिया के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम खराब है, और इंडिया का ये जो डिसीजन था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने का वो बहुत अच्छा था। इसको ग्रैनवेल ऑस्टिन ने सपोर्ट किया। अब बात करते हैं ग्रैनवेल ऑस्टिन ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में क्या बोला था। डीपीएसपी आपको पता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक अंडर पार्ट 4। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं पार्ट 3 में, और ये कौन से आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए, ये पार्ट्स हो गया। अब इस बारे में ग्रैनवेल ऑस्टिन के क्या विचार थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। So let's see. DPSP have been helpful in achieving the constitutional goals of social, economic and political justice to all. तो उन्होंने बोला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाए, ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल थे किस चीज के लिए, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस में ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया डीपीएसपी ने। सेकेंडली, उन्होंने क्या बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज इम्प्लिसिट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में, ठीक है, तो उसी टाइम पे ही कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात ऑलरेडी मेंशन थी। मतलब उसका नाम फंडामेंटल राइट्स नहीं रखा गया था, लेकिन इसके इनसे रिलेटेड जो टर्म्स है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑलरेडी अपने फॉर्मेशन के टाइम पे ही अपना ली थी। इन विच इंडियंस वांटेड द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जिसमें इंडियंस ने ये बोला था कि हमें वैसे ही राइट्स और प्रिविलेजेस चाहिए जैसे कि ब्रिटिशर्स के पास हैं, जैसे इंडियन जो इंडिया में ब्रिटिशर्स हैं उनके पास है, और इंग्लैंड में जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं वो हमारे इंडियंस के पास भी होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तब आए, नहीं, उन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम से ही ये राइट्स चलते आ रहे हैं, इम्प्लिसिटली मेंशन थे, नॉट एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब वो एक डायरेक्टली मेंशन नहीं थे, इनडायरेक्टली उनके फ्रेमवर्क में ये बात थी। थर्ड पॉइंट, both fundamental rights and DPSP as the conscience of the constitution। तो दोनों को ही अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, तो याद रखना ग्रैनवेल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और एफआर को हमारा कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और कंसाइंस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हमें राइट और रॉन्ग के बीच का फर्क बता सके। तो उन्होंने बोला कि हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की मदद से हम राइट एंड रॉन्ग का फर्क पता लगा सकते हैं, और हमारे डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे। सो ये तो हमारा आज का लास्ट पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर